कौन बनेगा अगला DGISI, उसकी बात कर रहा हूं। इस वक्त भरपूर फील्डिंग लग गई है और तज्जिए और इत्तलाएं और ज़राए क्लेम कर रहे हैं कि फैसल नसीर जो DGC हैं उनके खिलाफ भरपूर किस्म की फील्डिंग लग गई है। DGC कौन होता है? आम बहुत सारे लोगों को तो पता है DGC कौन होता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। अक्सर आप ये बात सुनते हैं सारी फ़ौज ये करती है, आधी फ़ौज ये करती है। आपको आज बता देते हैं कि फ़ौज अमूमी तौर पर ये जो मार दाड़ का काम है ये सारी फ़ौज तो नहीं करती। जो बन्नू में अपनी ड्यूटी कर रहा है, जो कहीं कश्मीर में कर रहा है, हाँ उसकी ड्यूटी लगाएंगे तो वो भी कर देगा, क्योंकि उसने यस सर कहना है, कमांड को उसने पूरा करना है। खैर से उसने ये तो सोचना नहीं कि आइनी कानूनी जो है वो मामला इसके अंदर क्या है। वैसे पाकिस्तान का आइन और कानून ये कहता है कि उन्हें सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं दो कि उन्हें सोचना चाहिए, लेकिन अमूमी तौर पर यस सर कह के वो काम कर दिया जाता है। लेकिन जो आर्मी चीफ्स हैं वो सियासत को कंट्रोल करते हैं अमूमी तौर पर ISI के थ्रू। हाल ही में जो चंद पिछले आर्मी चीफ हैं उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी अब ज़रा बड़ा करते जा रहे हैं वो वक्त के साथ। अगर पहले फ़र्ज़ करें ISI में, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि 10 बंदे होते थे, उसकी पूरी जो नफरी थी, तो पिछले 10-20 सालों में इन्होंने 10 को जो है वो 500 कर दिया। मतलब उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसके अंदर की है। और उसी वजह से अगर आप देखें तो कारोबार हो, एक्टर हों, क्रिकेटर हों, कुछ भी हो, सब चीज़ों के ऊपर आर्मी चीफ का मुकम्मल कब्जा हो गया। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो DGISI होता है, जो ISI का हेड होता है, वो कभी कभार आर्मी चीफ के भी खिलाफ काम कर देता है, लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा, जब मतलब कहने का ये है कि अब DGISI की बाहर बड़े साहब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ आर्मी चीफ बनने की मामला तय हो जाएं, तो फिर वो कई दफ़ा मुशर्रफ साहब के साथ जो हुआ था और मामलात में आप देख सकते हैं कि आर्मी चीफ जो DGISI होता है वो अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ कई दफ़ा काम कर जाता है। लेकिन ये बहुत रेयर होता है। अमूमी तौर पर सारी पकड़ वन मैन शो होता है मिलिट्री के अंदर, आर्मी के अंदर, और अभी भी है। आसिम मुनीर साहब का भी वैसे भी होता है, और जो आर्मी चीफ चाहता है वही होता है। माजी में बेनज़ीर साहबा ने एक रिटायर्ड जनरल को DGISI कल्लू साहब को लगाने की कोशिश की, लेकिन आर्मी चीफ उस वक्त के नहीं माने। लग तो गए वो, लेकिन उनको चलने नहीं दिया और वो नतीजा जो है वो ख़राब निकला था। हालांकि जो ISI है उसको बिल्कुल जैसे अमेरिका में CIA का हेड जो है वो कोई भी किसी को भी लगा सकता है, जो अमेरिकी सदर है वो इवन सिविलियन को भी लगा सकता है। लेकिन आर्मी चीफ हमेशा चाहते हैं कि यूनिफॉर्म के अंदर एक लेफ्टिनेंट जनरल ही उसे लीड करे और नीचे भी यूनिफॉर्म के अंदर ही मेन लोग कलीदी किरदारों पर हों, ताकि आर्मी चीफ अपने इस ऑर्गन से, इस एग्जीक्यूशन आर्म से, क्योंकि ये सारी जो मार धाड़ करता है ना आर्मी चीफ, ये बाकी ये नहीं है कि ये सिंध रेजिमेंट तो बलोच रेजिमेंट तो वो सारा ये कर रहे होते हैं। वो तो अपने तोपे शोपे साफ करते हैं, अपने जो है वो मोर्चों के ऊपर हैं, अपने बाकी काम कर रहे हैं। हाँ, उनको भी मौका मिले या कमांड मिले तो वो गलत काम कर जाते हैं उनमें से भी लोग, मैं उनकी सफाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं कि बाकी फौज अपने काम कर रही है। ये जो आर्मी चीफ सियासतदानों की वीडियोस बनवाना, कंट्रोल करना, अगवा बराए बयान, फाइलें बनाना, पार्टियां छुड़वाना, तड़वाना, इलेक्शन रिगिंग करवाना, फॉर्म 47, जर्नलिस्टों को उठाना, ये सारे काम जो हैं ये ISI के थ्रू होते हैं। और ISI के अंदर एक पोजीशन होती है DGC, मेजर जनरल को यूजुअली लगाया जाता है। ये जो DGC होता है इसी के ज़िम्मे होता है सारा सियासी मामला। इसी का जो पंजा होता है वो सियासतदान के गिरेबान पर आता है, उसे चुका जाता है, उसको फेंटा लगाया जाता है अगर ज़रूरत हो। तो सारा जो सियासतदानों को हैंडल करने का काम होता है वो जैसे होते हैं ना माहिर अमराज कल्ब, तो ये जो सियासतदानों के उन्होंने माहिर अमराज बनाए हैं, देखें क्या हालत है कि हम अपने ऊपर ही हंस रहे हैं, वो DGC होता है। जब हमारी हुकूमत गिरी तो उसकी थोड़ी देर के बाद ही जो फैसल नसीर साहब हैं उनको DGC लगाया गया। पहला शिकार मैं बना था, उन्होंने मुझे ही उठाया था। वजह शोहरत उनकी ये थी कि वो बलूचिस्तान से आए थे और वहाँ पर वो जो हार्डन किस्म के दहशतगर्द थे उन्हें वो मार मार के उनसे मामलात उगलवाते थे। तो उनके बारे में ये था कि जो फैसल नसीर साहब की चक्की में से गुजर गया वो टूट गया। तो बहुत ही ज़्यादा वो आप ये कहें कि मशहूर हैं कि वो बहुत ज़्यादा उनके बारे में ये तासर है, उनके बारे में ये सोच है लोगों की कि वो बहुत ज़्यादा सख्त गिर हैं, बहुत ज़्यादा तशद्दुद करवाते हैं और तरस नाम की कोई बात नहीं। फिर जो लोगों ने मिलते हैं वो कहते हैं कि उनकी जो दूसरी पर्सनालिटी ये है कि वो बार्गेन और आपको मतलब कैरेट की पॉलिसी भी उनके पास है। वो लेन देन भी आपके साथ, मतलब लेन देन का मतलब है कि जो एक सियासी मनूवरिंग है वो भी वो कर लेते हैं। तो मैंने तो अपनी आंखों से देखी भी, हमारे अपने कुछ मीर जाफ़र, मीर सादिक बने हमारी अपनी पार्टी में, जिनका काम नहीं था, लेकिन वो उन्होंने मुझे, खैर एक ने तो जब मैंने उसे कन्फ्रंट किया तो उसने खुद ही बता दिया कि जी मैं मिलता रहा हूँ फैसल नसीर साहब से, और उन्होंने मुझे कहा था कि ये काम ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। ये उनका क्लेम है। अब हो सकता है वो फैसल नसीर का नाम इस्तेमाल कर रहे हों, किसी और से मिले हों, लेकिन उन्होंने कम अज़ कम मुझे क्लेम किया, क्योंकि जब मैंने उन्हें कन्फ्रंट किया कि आप ये गलत काम क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद कहा कि मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि इमरान खान साहब 15 दिन महीने में रिहा हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये काम किए। मैंने खैर उनको तब भी ये रिक्वेस्ट की जिनको मैं कन्फ्रंट कर रहा था कि ये आपका काम नहीं है, लेट खान साहब डिसाइड कि उन्होंने किसी से बात करनी है कि नहीं, आपकी जितनी जिम्मेदारी है आपको वो काम करना चाहिए। वो खैर अलग कहानी है। अब जो फैसल नसीर साहब हैं उनके ऊपर फील्डिंग लग गई है और बड़ी सख्त किस्म की फील्डिंग लगी है।
क्योंकि ये सारे सख्त गिर काम करने और मार धाड़, जो आप ये कहें कि तशद्दुद या मनूवरिंग, ये जो सारे इल्ज़ामात उनके ऊपर हैं फैसल नसीर साहब के ऊपर। अच्छा, ये ज़हन में रहे कि ये जो हम इल्ज़ामात, तासर, ये सारे लफ्ज़, क्योंकि मेरे पास कोई कागज़ नहीं है ना, कल को ये भी पहुंच जाएंगे वो राशिद नसीर साहब की तरह अदालत में कि ये गिल साहब के ऊपर सू करना है अमेरिका की अदालत में आके, इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आप मुझे बताएं मैं कहाँ से ये सबूत दूंगा वहाँ पर कि फ़लाँ से इनकी मुलाकात हुई थी। अब वो जिससे हुई थी उसने तो मुझे खुद बताया हुआ है, उस वक्त वो भी मुकर जाएगा, तो मैं भुगत रहा हूँगा फिर वहाँ पर केस। तो इसलिए ये ज़हन में रखिए कि जब तक आपके पास हतमी कोई चीज़ प्रूफ करने की नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप ज़ाहिर है फिर आपको लीगल वर्ड जो हैं वो बहुत केयरफुली इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसलिए ये ज़हन में रखा कीजिए कि मैं बहुत क्लियर कर देता हूं आपको, जब मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट होता है, जब कोई फैक्ट होता है, या जब कोई ओपिनियन होता है, तो ये हमारा तासर, ओपिनियन और तज्जिया है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब फैसल नसीर साहब बहुत ज़्यादा पसंदीदा थे। दूसरी तरफ जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो दूसरी तरफ वाजिद अजीज़ साहब हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उन्होंने भी अपना काम चुक के रख दिया। वो आपको पता ही है पिछले दिनों कैसी कैसी स्टोरीज आई। तो फिर ये स्टोरी आई कि दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर, उसने उसका बंदा उठा लिया, उसने उसका बंदा उठा लिया। फिर स्टोरी ये आई कि शायद दोनों ने जाकर एक दूसरे की फाइलें भी आर्मी चीफ के सामने रख दी। फिर स्टोरी ये आई, आपने देखा कि जो लोग जिनके बारे में तासर है कि वो फैसल नसीर साहब के बहुत करीब हैं, जैसे फैसल वाडा और दूसरे, वो ज़रा मंजर से गायब हो गए। फैसल नसीर साहब भी ज़रा मंजर से गायब हो गए, बैक एंड पर चले गए। लोगों को यही लगा कि जो DGMI हैं वाजिद साहब, वो ज़्यादा करीब हो गए आर्मी चीफ के और फैसल साहब ज़रा दूर हो गए। लेकिन फिर फैसल साहब की एंट्री हुई हाल ही में लीबिया में, याद कीजिए, जहां पर वो तस्वीर उनकी आई और वो आर्मी चीफ के साथ पहलू में बैठे हुए हैं। बस फिर क्या था, उससे मच गई तड़थली। अबसार आलम साहब डायरेक्ट ही उन पर हमला आवर हो गए। अबसार आलम साहब ने कहा कि ये जो फैसल नसीर साहब है, इनके अगले DGISI बनने के चांसेस हैं, और साथ ही स्टोरी दे दी, जो स्टोरी हम आपके सामने पहले रख चुके हुए हैं। लेकिन अबसार आलम साहब ने रिकन्फर्म कर दी कि नदीम अंजम जो साबिक DGISI हैं, अब रिटायर्ड हैं, उनको मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ DGISI भी लगवाना चाहते हैं। बिल्कुल वही मॉडल जो बेनज़ीर साहबा ने जनरल कल्लू जो रिटायर्ड थे और उनको रिटायरमेंट के बाद DGISI लगवाया था, वही मॉडल मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ भी करना चाहते हैं। या वो NSA, ये भी हम आपको बता चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगवाना चाहते हैं, या फिर अमेरिका में सफ़ीर लगवाना चाहते हैं। ये तो खैर 1 साल पुरानी खबर है, सब ने इसके ऊपर बात की थी, हमने भी की थी। ये सफ़ीर वाली बात बहुत पुरानी है। तो अबसार आलम साहब ने ये कन्फर्म कर दी स्टोरी के इन 3 ओहदों में से एक ओहदा वो इनको दिलवाना चाहते हैं। तो अब नदीम अंजम वर्सेस फैसल नसीर, राइट। तो इसी तरह से समझिए कि फैसल नसीर वर्सेस मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ, ताने बाने समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब भी अबसार आलम कोई स्टोरी करेंगे वो अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, उन्हें जितनी नवाज़ शरीफ कहेंगे वो उतनी स्टोरी करेंगे। तो बार बार नदीम अंजम का नाम कॉइन करना जो है, आपको हमने बताया भी था कि जब ये नोटिफिकेशन फील्ड मार्शल साहब का फंस गया था, तो मामला यही था कि हमारी मर्जी का NSA या DGISI लगाएं। आपको याद होगा हमने तफसील के साथ आपके सामने तज्जियात दिए थे। DGISI के लिए एक नाम था मिलिट्री के अंदर से, टॉप ऑफ द लाइन जो जनरल साहब थे, ज़राए क्लेम करते थे कि नोमान ज़िक्रिया साहब का नाम जो था वो आ रहा था वॉइस आर्मी चीफ के लिए, और एक और शख्सियत है उनका नाम DGISI के लिए नून लीग भी समझ रही थी कि इनका अगर हो जाए तो ठीक है। साथ नदीम अंजम साहब का नाम भी दिया हुआ था और आर्मी चीफ भी शायद उस नाम के ऊपर अग्री थे, लेकिन बाद में चीज़ें फिर तलपट हो गई। फिर ज़रा ये भी क्लेम करते थे उस वक्त के जब डील हुई आखिरकार नोटिफिकेशन जारी करने की, तो उसमें यह तय हुआ कि DGISI और डिप्टी आर्मी चीफ में से कम एक ओहदा जो है उस पर नून लीग की मर्जी से बंदा लगाया जाएगा। अब वो तो अपॉइंटमेंट हुई नहीं। आर्मी चीफ खुद भी आर्मी चीफ बन गए, फील्ड मार्शल भी बन गए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए, और उन्होंने किसी को वाइस आर्मी चीफ भी अभी तक नहीं लगाया। अब ऐसी सूरत हाल में अबसार आलम साहब ने एक दफ़ा फिर धमाका किया है और ये कहा है कि जी नदीम अंजम साहब के लिए ये रिक्वायरमेंट थी जो कि डिनाई कर दी गई। अब अगर डिनाई कर दी गई थी तो नवाज शरीफ साहब के घर का सहाफ़ी इस बात का जिक्र अब क्यों करेगा? जिक्र अब इसलिए कर रहा है कि दोबारा ये क्वाइन किया जा रहा है, मतलब इनडायरेक्टली नवाज शरीफ दोबारा अपना मुतालबा पब्लिक हेमिस्फेयर के अंदर रख रहे हैं आर्मी चीफ के सामने कि हमारा काम करो जो आपने वादा किया हुआ है। अब ज़रा आगे चलते हैं। अब आज क्या हुआ है, ये सारी बात आपको सुनाने का मकसद आज क्या था कि किसने बनना है। आज ये हुआ है कि मुन्ना मुनीब जो है उन्होंने कल एनालिसिस करते हुए एक अकाउंट जो बहुत देर से अमार सोलंगी नाम का अकाउंट था, बड़े डेंजरस किस्म के ट्वीट करता था। कोई फैसला अदालत का आना होता था तो सबसे पहले ही तफसीली फैसला जारी कर देता था वो अकाउंट। PTI को गालियाँ देना और बहुत सारी अंदर की इन्फॉर्मेशन लीक करना, वो बहुत देर से वो अकाउंट इस तरह के ट्वीट्स करता था जिससे ये वाजे होता था कि ये अकाउंट जो है ये किसी न किसी ISI के बंदे से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग ये कहते थे, दावा करते थे कि ये अकाउंट फैसल नसीर साहब ओन करते हैं। मुन्ने मुनीब फारूक साहब ने इसमें कोई पर्दा ही ना छोड़ा और उन्होंने सीधा ही कह दिया कि ये अकाउंट ISI डील करती है। हालांकि एक फेक अकाउंट बना हुआ था अमार सोलंगी के नाम से, उन्होंने उस अकाउंट की लुंगी उठा दी। मुनीब फारूक ने कहा कि ये अकाउंट जो है ये ISI डील करती है और फैसल नसीर साहब ने इस पर से ये ट्वीट कर दिया है।
उन्होंने ये एनालिसिस दे दिया, मतलब कि उन्होंने फैसल नसीर साहब का जो कवर था, जो नकाब था, वो उसके ऊपर से उड़ा दिया। अब एक तो ये लगता है कि मासूमियत में अपनी तरफ गोल कर गए। हमारा एनालिसिस और हमारे सूत्र ये कहते हैं कि नहीं। जो दूसरी तरफ पार्टी फैसल नसीर के खिलाफ लगी हुई है कि वो आर्मी चीफ ना बने, अपना DGISI ना बने, वो लोग हैं जिन्होंने इनसे ये कवर उड़वाया। खैर फिर क्या था, सोलंकी साहब, जो अमार सोलंकी का अकाउंट था, जिसके बारे में अब मुन्ना मुनीब कह चुके हैं कि ये फैसल नसीर का अकाउंट था, वो अकाउंट अब डिलीट हो गया और उसके साबिक सारे ट्वीट भी फारिग हो गए। लेकिन लोगों के पास स्क्रीनशॉट हैं जिसमें गंदी गालियां और पता नहीं क्या कुछ सारी अंदर की इन्फॉर्मेशन ये अकाउंट ट्वीट करता रहा है। एक किस्म का ये एक गुमनाम चेहरा था ISI का, और ISI की तरफ से बयानियां बनाता था ये अकाउंट, और आज मुन्ने मुनीब ने उनका कवर उड़ा दिया। दूसरी तरफ अबसार आलम साहब ने भी खुल के हमला कर दिया है फैसल नसीर साहब के ऊपर, नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा है कि आप मुझ पर हमले कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी ट्वीट जो अमार सोलंकी अकाउंट से हुआ था वो खुलकर ही हो गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं DGISI बनूं या ना बनूं, मेरी प्रमोशन हो या ना हो, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, तुम्हारी तो समा वालों ने तनख्वाह जो है वो कम कर दी। उस पर जो ये अमार सोलंकी अकाउंट से ट्वीट किया गया, उस पर अबसार आलम ने भी वापस हमला किया कि आप मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं, मैंने तो शाइस्तगी के साथ बात की, मतलब वो भी फैसल नसीर के साथ डायरेक्ट हो गए। इस तफसील में मैं ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन असल इंपॉर्टेंट बात ये है, बात बड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये जो घमसान का रन पड़ा हुआ है ये आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप आर्मी के अंदर बात करें तो एक तरफ DGMI जो वाजिद अजीज़ हैं, उनके बारे में ये तासर है कि वो आर्मी चीफ के बहुत करीब हैं, और एक तरफ फैसल नसीर, उनके बारे में तासर है कि जो उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं उसकी वजह से वो आर्मी चीफ के बड़े करीब हैं। ये दो कंटेंडर्स हैं, ये दो एक दूसरे के साथ कंपेटिटर्स हैं, जिनके बारे में समझा जाता है कि इनमें से कोई एक DGISI बनेगा, और आर्मी चीफ इन दोनों को इतना ट्रस्ट करते हैं, इनमें से किसी एक को बनाएंगे, क्योंकि दोनों स्पाई एजेंसी के अंदर हैं। एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर मेजर जनरल है और एक ISI के अंदर मेजर जनरल है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि फैसल नसीर हैवी हैंडेड है, वो ज़रा कोटशोट भी चंगी लगाते हैं और वो ज़रा मुझों को ताव दे के बदमाशी से बात भी करते हैं, तासर है उनके बारे में, ये ओपिनियन है लोगों का। इस सूरत हाल में हमारे सूत्र ये कहते हैं कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ उन्हें किसी सूरत नहीं चाहते। इसी तरह से आपके लिए इंटरेस्टिंग बात होगी ये कि मोहसिन नकवी भी उन्हें नहीं चाहते, ये हमारे सूत्र क्लेम करते हैं, और अब सच क्या है वो तो अल्लाह जानता है। अब अगर मोहसिन नकवी भी उनको नहीं चाहते और शरीफ ख़ानदान भी नहीं चाहते, और फिर वाजिद अजीज़ साहब और फैसल नसीर साहब की जो आपस का हंगामा है एक दूसरे के साथ, जिसमें क्लेम किया लोगों ने, इल्ज़ामात लगाए कि इन्होंने एक दूसरे की फाइलें निकाल कर भी आर्मी चीफ को दी और एक दूसरे के ऊपर भी हमलाबाजी और जुमलाबाजी की, तो उसके बाद पहले तो फैसल नसीर बैकएंड में जाते हुए नजर आए। आपको याद होगा फैसल वाडा जो बहुत करीब समझे जाते हैं फैसल नसीर साहब के, वो भी गायब हो गए मंजर आम से। लेकिन अब फिर एंट्री हो गई लीबिया में फैसल नसीर साहब की, तो अब लोग समझ रहे हैं कि शायद उनके चांसेस हैं कि वो DGISI उन्होंने बनना है कि नहीं। लेकिन बहरहाल जो भी बनेगा, ये आप समझ लीजिए कि पूरा जो ये पावर पॉलिटिक्स इस टाइम हो रही है, नून लीग फैसल नसीर को किसी सूरत नहीं चाहती, हमारे ज़राए क्लेम करते हैं। जो मोहसिन नकवी हैं वो नहीं चाहते, दूसरी तरफ ज़ाहिर है वाजिद अजीज़ भी बनना चाहते हैं, वो भी नहीं चाहते कि फैसल नसीर बने। तो मिलिट्री के अंदर भी इस वक्त टग ऑफ वॉर है इस पोजीशन के लिए, और बाहर भी जो मामला हुआ, मुन्ना मुनीब फ़ारूक ने तो लुंगी ही उठा दी उस अकाउंट की। मेरे ख्याल में उन्होंने जो हमला किया है वो एक ऑर्केस्ट्रेटेड है, उसके पीछे एक पूरी मुहिम है, और फैसल नसीर इस वक्त टारगेट पे हैं। फैसल नसीर जिनके टारगेट पर बहुत सारे मासूम रहे हैं, और ये तासर है, लोगों का ओपिनियन है उनकी पोजीशन की वजह से कि उन्होंने बहुत सारे शायद मजालम करवाए हैं, और अब लग रहा है कि वो भी इसी फिक्स में आते जा रहे हैं, और ये तमाम जो इस टाइम पावर पॉलिटिक्स के मेन प्लेयर हैं उन्होंने उनके इर्द गिर्द फील्डिंग लगा दी है। तो कौन बनेगा करोड़पति, अगले दिनों में पता चलेगा। अमार सोलंकी अकाउंट की ये जो लुंगी उठा दी है, इसकी तबाही कर दी है, ये भी आने वाले दिनों में मजीद आपके सामने चीज़ें आएंगी कि ये एकदम से अबसार आलम और मुनीब फ़ारूक उनके ऊपर क्यों उलझ पड़े हैं।